साथियों नमस्कार, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत जोरदार टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वो टॉपिक है NPA मुद्दा। आप सब लोग अखबारों में पढ़ते होंगे NPA इतना हो गया, NPA इतना हो गया, सरकार ने राइट ऑफ इतना कर दिया, विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ गई। तो आज हम जानते हैं कि NPA क्या होता है। साथियों, जो ये NPA मुद्दा है, ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप लोग जानते होंगे कि NPA होता क्या है। तो सबसे पहले हम बताएं कि NPA का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। साथियों, NPA है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का? तो देखिए, बैंक जब लोन देता है तो वह असेट्स निर्माण के लिए लोन देता है, वो असेट्स क्रिएशन के लिए लोन देता है, जिसको कहते हैं परिसंपत्तियों का सृजन करना। अब परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए बैंक टर्म लोन देता है। ये बेसिकली टर्म लोन के संबंध में NPA का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जो कैश क्रेडिट होता है या KCC होता है, वो सब एक सालाना मैटर्स होते हैं जिसमें NPA की समस्या नहीं आती, ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। वहाँ भी आप साल भर, 2 साल, 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ NPA की समस्याएं होती है। लेकिन टर्म लोन, एक टर्म लोन होता है जिसको हम कहते हैं सावधि ऋण। सावधि ऋण बेसिकली एक निश्चित अवधि में दिया जाने वाला ऋण होता है जो स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्रीज लगाने जा रहे हैं, कोई यूं समझिए आटा मिल लगाने जा रहे हैं। तो आटा मिल का मतलब ये हुआ कि आपको लैंड खरीदने में, आपको बिल्डिंग बनाने में, आपको आटा मिल की मशीनरी बनाने के लिए जो ऋण बैंक के द्वारा दिया जाता है, वो बेसिकली टर्म लोन होता है। और ये टर्म लोन की खासियत ये होती है कि असेट्स क्रिएट हो गया, लैंड आपने डेवलप कर ली, आपने बिल्डिंग डेवलप कर ली और आपने प्लांट एंड मशीनरी लगा दी। ये तीनों चीजें जब आपने लगा दी तो इसको बोलते हैं हम असेट्स क्रिएशन। और असेट्स क्रिएशन पे टर्म लोन दिया जाता है जिसको सावधि ऋण कहते हैं। और ये सावधि ऋण को चुकाने की एक निश्चित अवधि होती है, उसको मंथली बेसिस पे चुकाया जाता है, उसको मासिक किस्तों के रूप में चुकाया जाता है। जैसे 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का आपकी किस्त का पीरियड बना दिया, वर्ष बना दिए, तो इसकी जो EMI, जिसे आपने सुना होगा EMI का मतलब होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्विटी का मतलब होता है समान, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट की बात होती है कि आपने मान लो 5 साल की 60 किस्तें बनवाई, तो 60 किस्त में EMI आपकी मंथली जानी चाहिए। जब आप मंथली जा रहे हो, आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का सृजन किया, तो आप उत्पादन करेंगे। और ये उत्पादन जो होता है साथियों, ये उत्पादन करने के बाद में आप बैंक को लोन चुकाने में सक्षम हो जाते हो। जैसे प्लांट एंड मशीनरी बनाने के बाद में जब तक आप उत्पादन करने जाते हैं, तब तक के लिए बैंक मोरेटोरियम अवधि दे देता है। ये मोरेटोरियम अवधि 3 महीने की, 6 महीने की हो जाती है। उसके बाद आपको मासिक रूप से, नियमित रूप से किस्त चुकानी होती है। तो किस्त जब चुकाई जाती है तो आपने देखा होगा कि आपने 30 दिन की अवधि दी गई। अवधि में आपने ये देखा कि बाय द वे 7 तारीख आपकी EMI डेट है, और EMI डेट को आपने निश्चित तारीख पर नहीं चुकाया तो बैंक वाला कहेगा कि आपकी किस्त ड्यू चल रही है। साथियों, जब आप 30 दिन के अंतर्गत भुगतान नहीं करते और ये
30 प्लस डेज हो जाते हैं तो आपकी EMI ड्यू होना बताया जाता है। ड्यू का मतलब होता है बकाया। साथियों, ड्यू का मतलब होता है बकाया। बैंक मैनेजर आपसे कहेगा कि आपके किस्त बकाया है। इसके बाद में हम बात करते हैं 60 प्लस डेज। आपने ध्यान नहीं दिया और ये हो गए 60 प्लस डेज, मतलब 60 दिन से ज़्यादा हो गए। और 60 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर बैंक मैनेजर्स का फ़ोन आता है कि भाई साहब, आपने जो लोन लिया था वो 2 माह से नहीं चुकाया है, 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए आपका खाता ओवर ड्यू बोल रहा है। आपका टर्म लोन का जो खाता है वो ओवर ड्यू बोल रहा है, मतलब अति बकाया बोल रहा है। अति बकाया, बेसिकली अति बकाया हो गया। अब हम बात करते हैं 90 डेज प्लस की। आपका 90 प्लस डेज हो जाते हैं, मतलब 3 माह से अधिक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो कहता है कि भैया या तो आप किस्त जमा करा दीजिए, नहीं तो आपका खाता NPA हो जाएगा। NPA का मतलब होता है बट्टा खाता। आपका खाता बट्टा खाता हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा खाता बैंक की नज़र में। NPA हो जाता है तो 90 प्लस डेज के लिए NPA की अवधारणा आती है, जिसको कहते हैं कि जिस उद्देश्य से बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया गया था वो ऋण अब बट्टा खाता हो गया है। तो मेरी बातों को आप समझे। इसको बैंकिंग टर्म्स में SMA 0 बोलते हैं साथियों, SMA 1 बोलते हैं और SMA 2 बोलते हैं। आपने ये भी टर्म सुनी होगी बैंकों के माध्यम से, जब एक बैंक मैनेजर दूसरे बैंक मैनेजर से बात करता है, एक बैंकिंग कार्मिक दूसरे बैंक कार्मिक के से बात करता है, तो वो SMA 1 अकाउंट्स, SMA 2 अकाउंट्स की बात करता है। तो ये SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। साथियों, स्पेशल मेंशन अकाउंट जनता से तो वो बात करते हैं ड्यूज, ओवर ड्यूज, NPA के रूप में, और बैंकिंग सेक्टर्स में स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब 30 डेज प्लस हो गए हैं तो SMA 0 में आ गया, फिर 60 प्लस डेज हो गए तो SMA 1 में आ गया, और 90 डेज प्लस हो गया तो वो खाता SMA 2 में आ गया। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आप याद रखिएगा। अब ये बात हो गई आपकी SMA 1, SMA 2 की। अब हम बात करते हैं NPA की। तो NPA आप समझे कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, क्या बोलेंगे इसको, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। जो टर्म लोन जिस उद्देश्य से दिया गया है वो उद्देश्य से वो परिसंपत्तियां निष्पादन नहीं कर रही है। निष्पादन मीन्स उत्पादन नहीं कर रही है। तो उत्पादन नहीं कर रही है तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपका खाता NPA हो गया है। अब NPA की स्थिति हम देखें साथियों, NPA की स्थिति हमारे पास में 2-3 तरीके के हैं। NPA की हम बात करें तो 2021-22 में ये NPA हमारा हो गया 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ रुपए का NPA हमारा हो गया है। 10 लाख करोड़ की बात आती है तो अब आप बात करेंगे कि सब 10 लाख करोड़ रुपए भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, कि भारत के बैंकों के लिए क्या मायने रखते हैं। इस एक वानगी से हम बताएंगे, एक उदाहरण से हम आपको बताएंगे कि देखिए साथियों, हम जब आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तो आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि हमारे देश में 1.5 लाख के करीब बैंक ब्रांचेज हैं, और इन ब्रांचेज में जो एडवांसेज, सामान्य भाषा में कहें कि जो लोन जो दे रखा है वो लगभग आपका लोन 100 लाख करोड़ रुपए का है। साथियों, 100 लाख करोड़ रुपए का हमने एडवांसेज दे रखे हैं, और डिपॉजिट्स हैं बैंकों के पास में लगभग 125 लाख करोड़ के 125 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स आए हैं, और 125 लाख करोड़ के एवज में हमने दे रखा है 100 लाख करोड़ का एडवांस, 100 लाख करोड़ का ऋण। अब 100 लाख करोड़ का ऋण हुआ तो 10 लाख करोड़ रुपए आपका बट्टा खाता हो गया, NPA हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% हमारे टोटल ऋण का NPA हो गया है। ये 10% बहुत मायने रखते हैं।
एक तो बात ये है। दूसरी हम बात करें कि एनपीए जो है आपका ये 10% हो गया तो जीडीपी का कितना है साथियों? हमारी राष्ट्रीय आय, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय आय लगभग 200 लाख करोड़ की है। और 200 लाख करोड़ की हम बात करें तो 200 लाख करोड़ का 10% का मतलब होता है जीडीपी का 5%, जो एक अलार्मिंग सिचुएशंस है। जीडीपी का 5% अलार्मिंग सिचुएशंस है, चेतावनी भरा सूचक संकेत है हमारी राष्ट्रीय आय के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी का 5% हो जाना। तो ये हम बात करते हैं जीडीपी के 5% की। अब हम बात कर रहे हैं कि टोटल हमारा 21-22 में 10 लाख करोड़ रुपए है। हम बात करें कि लास्ट ईयर 2020-21 में ये 8.5 लाख करोड़ रुपए था। 8.5 लाख करोड़ रुपए हमारा एनपीए था। अब ये एनपीए की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस एनपीए में ऐसे कितने केसेज हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो जानबूझकर अपना कर्ज नहीं चुकाते। इनको हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। साथियों, विलफुल डिफॉल्टर मतलब जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले लोग। तो विलफुल डिफॉल्टर्स की हम बात करें जिनके पास, देखिए साथियों, जिन्होंने कर्ज लिया है और कर्ज लेने के बाद में उनकी एसेट्स परफॉर्म कर रही है, अर्थात वो उत्पादन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पास में पर्याप्त रूप से वित्तीय संसाधन होने के बावजूद भी वो बैंकों का कर्ज नहीं चुकाते, ऐसे लोगों को विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। अब विलफुल डिफॉल्टर की स्थितियों को हम जाने साथियों तो एक बेहद चौंकाने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में विलफुल डिफॉल्टर 31 मार्च 2022 के आंकड़ों को हम देखें तो शीर्ष 50 डिफॉल्टर्स में लगभग 92,000 करोड़ रुपया के विलफुल डिफॉल्टर हैं। मतलब हम 50 लोग देखें ना शुरुआत के, केवल शीर्ष 50 जिनको सर्वाधिक कर्जा दिया गया है वही 92,000 करोड़ रुपए के विलफुल डिफॉल्टर है। अब देखिए साथियों, ये बैंकर्स की स्थितियां क्या होती है। जो लोग बैंकिंग नॉर्म्स नहीं जानते उनको लोग बरगलाते हैं। डिफॉल्टर कौन हुए? बड़े क्लास के लोग, बड़े वर्ग के लोग। आप समझ लीजिए कि हमारे 10 लाख करोड़ में से 10% लोग तो 50 लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, और नाम होता है गरीब जनता का। सच्चाई ये है कि ये बैंकर सेक्टर्स के लोग चाहते ही नहीं है गरीब लोगों का उद्धार हो। गरीब लोगों को यदि फाइनेंशियल लिटरेसी दे दी जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी बता दी जाए इस प्रकार से कि एनपीए कब होता है, SMA 1 SMA 2 क्या होता है, तो वो बेचारा समझेगा कि मुझे लोन चुकाना है। लेकिन इन लोगों को कौन सुनेगा साहब? ये बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं। तो ये विलफुल डिफॉल्टर्स की स्थिति बहुत बुरी है, और इस पर बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को हम अलग से स्पेशल पढ़ेंगे कि हमारे स्थिति में क्या क्या होता है। फिर हम बात करते हैं राइट ऑफ की। अब बात यह आती है कि राइट ऑफ होता क्या है, राइट ऑफ क्या होता है। राइट ऑफ की हम बात करें कि राइट ऑफ की स्थिति ये होती है कि जो एनपीए अमाउंट्स है उस एनपीए अमाउंट को क्या कर देना है, अपनी बैंक की बैलेंस शीट से बाहर कर देना है। अब तीसरी स्थिति आती है राइट ऑफ की। सबसे बड़ा बात है कि राइट ऑफ, बैंकों से आपने सुना होगा कि हमने आपके कर्ज को राइट ऑफ करने जा रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि हम कर्ज से ऋण नहीं हो रहे। राइट ऑफ का मतलब होता है बैंकों की एक बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट से बैंकों द्वारा एनपीए वाले कर्ज को हटा देना राइट ऑफ कहलाता है। साथियों, हम बात करें राइट ऑफ की, इससे क्या होता है कि रिकवरी की संभावनाएं घट तो जाती है, और रिकवरी की संभावनाएं घट जाती है तो हम करें
31 मार्च 2022 तक के आरबीआई के जब आंकड़े हम देखते हैं, पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण राइट ऑफ हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि राइट ऑफ करने से 10.1 लाख करोड़ का है, जिसमें से हम बात करें कि 6.60 लाख रुपए की ही करोड़ रुपए की रिकवरी हमें प्राप्त हुई है। अब राइट ऑफ की बात करें, जो राइट ऑफ हुआ है, इस राइट ऑफ में सर्वाधिक हम बात करें कि एसबीआई का पिछले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपया 2 लाख करोड़ रुपया का एसबीआई का राइट ऑफ किया गया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका 67,000 करोड़ का राइट ऑफ किया गया है। तीसरे स्थान पर जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो 50,000 करोड़ रुपया 50,000 करोड़ रुपया आईसीआईसीआई बैंक का राइट ऑफ किया गया है। 45,000 करोड़ रुपया आईडीबीआई का किया गया है और एचडीएफसी का 35,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया है। ये राइट ऑफ की बात आती है। अब कई लोग ऐसा समझते हैं कि सब राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफ कर देना। नहीं साथियों, राइट ऑफ बेसिकली बैंक एक कंपनी है, बैंक की एक कंपनी फॉर्म में होती है और बैंक की क्रेडिट तब बनती है जब वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाने के लिए बैंक क्या करते हैं कि अपने कर्ज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट करने से जो भी पैसा मिलता है उस पैसे को अपनी बैलेंस शीट में लगा देते हैं, ताकि जो एजेंसी, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज हो चाहे नेशनल एजेंसीज हो, उन पर विश्वास बना रहे, उनकी रेटिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो ये राइट ऑफ का उद्देश्य होता है। और जो राइट ऑफ किया गया है तो इसके लिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कि ऐसी संस्थाएं भी बनी गई है जो रिकवरी करने के लिए काम करती है। आपने बेड बैंक का नाम सुना होगा, आपने साथियों बेड बैंक का नाम सुना होगा। और बेड बैंक क्या करता है कि ये जो राइट ऑफ किया हुआ कर्ज अपने मत्थे मढ़ लेता है और अपने मत्थे मढ़ कर वो इन लोगों से रिकवरी करता है। इनकी जो एसेट्स गिरवी रखी गई है या कोलेट्रल पर रखी गई है, उन कोलेट्रल्स के आधार पर उनको बेचकर या उनसे रिकवरी करके वो पैसा जुटा लेता है और वो लाभ में चले जाते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे एक अलग सब्जेक्ट के साथ में कि बैंक रिकवरी कैसे करते हैं। तो साथियों, आपने सुना होगा डीआरटी का नाम। हाई कोर्ट की ब्रांचेज, हाई कोर्ट के जो परिसर में 94 में भारत सरकार द्वारा एक डीआरटी खोला गया था, जिसको बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। साथियों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट यानी कर्ज, DEBT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये डीआरटी आपके जो कर्जदार हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, उनको डीआरटी द्वारा बेच दिया जाता है उन संस्थानों को, या उनसे रिकवरी कर ली जाती है। आपने सुना होगा एक सारफेसी एक्ट के बारे में, 2002 के बारे में मैं स्पेशली अलग से बताऊंगा। आपने रोडा एक्ट पढ़ा होगा 1975 का, आपने राको एक्ट पढ़ा होगा 2016 का, और आपने आईबीसी कोड पढ़ा होगा 2016 का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का कोड पढ़ा होगा, एनसीएलटी के माध्यम से दावे सुने होंगे। साथ ही सुनील मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की गई है ये आपने सुना होगा। इसके लिए एक अलग से हम टॉपिक लेकर रिकवरी के तरीके बताएंगे कि रिकवरी कैसे की जाती है, एनपीए कितना हो जाता है, तो सरकार किस प्रकार से कामकाज करती है, सरकार कभी कभार बेल आउट पैकेज देती है, बेल इन पैकेज होता है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसके बारे में अलग से क्लासेज होगी आपकी। तो ये बातें आपकी आती है इसमें। फिर आता है प्रोविजनिंग। अब देखिए साहब, बैंक यूं करते हैं कि सब प्रोविजनिंग कर दिया गया है। अब बैंक की जिम्मेदारियां यहां खत्म नहीं होती है। बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, बैंक ने अपनी बैलेंस शीट से उस कर्जे को मुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी बैंक को अपनी जो लिक्विडिटी होती है, आपने एसएलआर का नाम सुना होगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट। तो एसएलआर में क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो
सो एंड सो बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण क्या किया है, राइट ऑफ किया है। तो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी। साथियों यूं समझिए कि मान लो एसबीआई ने 2 लाख करोड़ रुपया का ऋण 5 साल तक राइट ऑफ किया है, तो इसमें 4 साल से अधिक का लोन मान लो 1 लाख करोड़ रुपया है, तो 100% प्रोविजनिंग अपनी एसएलआर में से करनी पड़ेगी। साथियों 50 लाख करोड़ रुपया का टर्नओवर लेकर चलती है, नेटवर्थ लेकर चलती है एसबीआई 50 लाख करोड़ का चल रही है, उसमें से 20% एसएलआर है। मान लो 10 लाख करोड़ रुपए का एसबीआई लोन देती है, तो उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया लोन की प्रोविजनिंग उसको करनी पड़ेगी, अर्थात 2 लाख करोड़ रुपया ही उसको ग्राहकों को ऋण के रूप में देना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं प्रोविजनिंग के रूप में होती है। तो हम ये बात कर रहे थे कि इसमें राइट ऑफ करने से या प्रोविजनिंग करने से क्या क्या स्थितियां बनती है। तो सबसे पहली बात यह है कि एनपीए हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए हमें जो शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उन विलफुल डिफॉल्टर्स की अच्छी तरीके से उन पर कार्रवाई करनी होगी, उन पर आईबीसी कोड लागू करवाना पड़ेगा, उन पर एनसीएलटी में बड़ी त्वरित गति से कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनकी जो एसेट्स गिरवी रखी गई है, उनकी एसेट्स गिरवी रखकर लोगों के सामने एक मानक प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तभी हम एनपीए की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, जो ये नहीं जानते कि एनपीए क्या होता है, सरकार को क्या नुकसान होगा, उनको वित्तीय साक्षरता देनी पड़ेगी, उनको वित्तीय रूप से जागरूकता करनी पड़ेगी। तो साथियों आज था ये आपका एनपीए का मुद्दा, जो आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया, इसलिए आपको मजा आया होगा, और आप हमारा RIS चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।